करने वाले मिथिला के कर्नाट वंश। ठीक है, देखेंगे पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में नान्य देव ने 1097 ईस्वी में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कर्नाट वंश। ठीक है, कर्नाट वंश का फाउंडर का नाम बीपीएससी ने कम से कम 10 से 15 बार पूछा होगा, तो आपको भी फाउंडर का नाम याद होना चाहिए। इनके फाउंडर का नाम था नान्यदेव। क्या नाम था इनका? फाउंडर का नाम क्या था? नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव। और ये वंश कब स्थापित की गई थी? 1097 ठीक है, बिल्कुल। और जब ये वंश स्थापित की गई तो बिहार में ऑलरेडी, ठीक है, पाल डायनेस्टी थी, लेकिन वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। और उस समय जो पाल वंश के जो शासक जो थे वो कौन थे? तो क्या बताएंगे? रामपाल। रामपाल। क्या नाम था? रामपाल। ठीक है, और इसकी जो राजधानी जो थी, मिथिला के कर्नाट की राजधानी जो थी सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी इसकी राजधानी? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। और सिमरावगढ़ वर्तमान स्वरूप में अगर बात करें, चाहे उस समय भी कहाँ पे थी, तो क्या बताएंगे? नेपाल में थी। ठीक है, नान्यदेव की बात करेंगे तो इन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। कौन सी? कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? क्या बताएंगे? कर्नाट कुलभूषण। बिल्कुल, तो नान्यदेव के द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी, उस उपाधि का नाम क्या? कर्नाट कुलभूषण। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण नाम है ये। और नान्यदेव का पुत्र जो हुआ उसका नाम था गंगदेव। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रशासक था, एज अपने फादर की तरह। और इनकी जो राजधानी जो थी, ध्यान में रखिएगा, सिमरावगढ़ थी, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित था। बंगाल पर सफल आक्रमण के कारण गंगदेव को गौर ध्वज कहा जाता था। ठीक है, क्या बोलते थे? गौर ध्वज की उपाधि दी गई थी। किसको? ध्यान में रखना है, बिल्कुल, गंगदेव को। ठीक है, तो कर्नाट वंश का फाउंडर नान्यदेव, उनके पुत्र गंगदेव। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे आगे। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ, तब कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया। समझ रहे हैं ना? जब बख्तियार खिलजी बिहार पे आक्रमण कब करता? आज किसी ने मेंस की कॉपी पे तारीख गलती लिखा था, मैंने उसको सुधारा। कब किया बताओ? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। 1190, 1191, 1192 एंड 1193। 1191 से 1191। 1191 की 1193? 93 हमको लग रहा है। 93? क्या पता 93 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? बिहार पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्नाट वंश के जो शासक जो थे उस समय नरसिंह देव थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। प्रश्न कैसे पूछे जाएगा? जब यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण हुआ था, मतलब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, उस समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे? ठीक है, क्या नाम था? नरसिंह देव। तो नरसिंह देव ने इनसे फाइट नहीं किया, इनको क्या किया? इनको नजराना दिया। ठीक है, और नजराना देकर मतलब इनको वापस भेज दिया, मतलब उनसे लड़ाई न करके उनको नजराना दिया और उनको संतुष्ट कर दिया। इस समय नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्रों पर अधिकार था। ठीक है, तो नरसिंह देव का तिरहुत का क्षेत्र और दरभंगा के क्षेत्रों पर अधिकार था। ठीक है, राम सिंह के शासनकाल में तुगरिल तुगन ने मिथिला राज्य पे असफल सैनिक अभियान किया, जिसकी चर्चा तिब्बती यात्री धर्म स्वामिन ने की है। ठीक है, तुगरिल तुगन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भी बिहार पे आक्रमण किया था, जैसा कि, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने किया था। लेकिन जिस समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार पे होता, उस समय बात करेंगे तो उस समय जो शासक जो थे, मिथिला के जो शासक जो थे उस समय कौन थे? नरसिंह देव थे। ठीक है, लेकिन जिस समय तुगरिल तुगन का जिस समय मिथिला के कर्नाट वंश पे आक्रमण होता, उस समय शासक की बात करेंगे तो उस समय राम सिंह शासक थे। ठीक है, और तुगरिल तुगन के आक्रमण के बारे में जानकारी जो देता है तिब्बती यात्री धर्म स्वामी देते हैं। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के फाउंडर थे। और गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, बंगाल विजय अभियान की सोची थी, और बंगाल विजय करके भी लौट आया था। लेकिन बाद में दिल्ली के सीमा में प्रवेश करने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इनकी किनके साथ नहीं बनती थी? तो औलिया के साथ नहीं बनती थी। और औलिया ने इनको क्या कहा था? हुनूज दिल्ली दुरस्तस्ती। ठीक है, तो दिल्ली जो है सो अभी बहुत दूर है, दिल्ली के सीमा में आप पहले आइए। तो गयासुद्दीन तुगलक जब अपना बंगाल अभियान करने के लिए जब निकला ना, तो आप दिल्ली से जब चलोगे तो डायरेक्ट बंगाल पहुंच जाओगे, या फिर बिहार होते हुए आपको बंगाल जाना पड़ेगा? बिहार होते हुए जाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो दिल्ली से जो भी शासक जो आक्रमण जो करना चाहते हैं ना बंगाल को जीतने के लिए, उनको सबको बिहार से होकर जाना पड़ता था। इसके चक्कर में बिहार में क्या होते थे? बार बार क्या होते थे? आक्रमण होते थे। तो वहां पे इससे पहले जो 1191-93 जो भी आपने बताया, इसका जो आक्रमण जो हुआ था, क्या नाम, बख्तियार खिलजी का, वो भी बंगाल
अभियान के दौरान ही। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान करने की सोची तो उसी दौरान उसने बिहार पर भी अटैक किया, और यहाँ पे उस समय जो शासक जो था हरि सिंह था, ठीक है। तो हरि सिंह जो था उस समय नेपाल चला गया, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। तो अभी तक जो मैंने आपके शासक का नाम जो बताया उसमें आपको ध्यान में रखना कौन कौन है। तो सबसे पहले नान्यदेव, जो कि मतलब मिथिला के कर्नाट वंश के फाउंडर थे, जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी नान्यदेव ने, तो क्या बताएंगे? कर्नाट कुलभूषण। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कर्नाट भूषण की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और उसका पुत्र गंगदेव था, और जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, ठीक है। और जब उसने बंगाल पे आकर सफल आक्रमण किया तो उसने भी एक उपाधि धारण कर ली, मतलब उनको कहे गौरध्वज कहे जाने लगा। उसके बाद बख्तियार खिलजी का जब बिहार पे जब अभियान जब होता है तो उस समय मतलब नजराना देकर संतुष्ट किया जाता है। और उस समय जो बिहार के शासक थे उनका नाम क्या था बख्तियार खिलजी के दौरान, तो क्या बताएंगे? नरसिंह देव। बिल्कुल, नरसिंह देव का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। राम सिंह के शासनकाल में तुगरिल तुगन का मिथिला राज्य पर असफल सैनिक अभियान होता है, जिसकी चर्चा कौन करते हैं? धर्म स्वामी, ठीक है। बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक का भी मतलब बिहार पर आक्रमण होता है और पराजित हो जाते। उस समय बिहार के शासक कौन थे, मतलब मिथिला के शासक कौन थे? बिल्कुल ठीक है, क्या नाम? हरि सिंह। नेपाल में तलेजू नामक देवी की पूजा की परंपरा शुरुआत का श्रेय हरि सिंह को प्राप्त होता है। नेपाल भागकर चले गए हारने के बाद, तो तलेजू नामक देवी की पूजा वहां पे प्रारंभ करवा देते हैं और इनका श्रेय हरि सिंह को जाता है। हरि सिंह की जगह गयासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। अब तो यहाँ पे हरि सिंह तो चले गए, तो गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के राज्य को जीत लिया, तो अपने किसी व्यक्ति को रखना स्वाभाविक हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया प्रशासन को चलाने के लिए, उनका नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? अहमद, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखोगे हरि सिंह ने नेपाल में मैथिल समाज को एक नया स्वरूप दिया, ठीक है, कौन सा दिया? तो मैथिल समाज को नया स्वरूप दिया, ठीक है। तो अब अगर पूछा जाएगा ये मिथिला के कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है, तो क्या बताओगे? हरि सिंह। हरि सिंह है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रथम शासक की बात करेंगे तो क्या बताओगे? नान्यदेव, ठीक है। तो नान्यदेव प्रथम शासक है, और हरि सिंह की बात करेंगे तो आपके आखिरी शासक है, ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखिएगा। अब कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हरि सिंह जो थे बहुत कोशिश किया नेपाल में रहते हुए से किसी प्रकार से मैथिल समाज को फिर से प्राप्त किया जाए, लेकिन असफल होते हैं। हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह शासक हुए, लेकिन ये सब नाम के शासक थे, वास्तविक शासक अंतिम शासक हरि सिंह थे। इनका शासन निचले मैदानी क्षेत्र में तिरहुत तराई क्षेत्र पूर्णिया से चंपारण तक विस्तृत था। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर ओइनारा वंश का राज्य स्थापित हुआ। हरि सिंह के वंशज 1393 ईस्वी तक अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, लेकिन 14वीं सदी तक अंतिम दशक तक उनका पूरी तरीके से पतन हो गया, ठीक है। अब इसी के दौरान मिथिला पे आप ध्यान में रखोगे वनवार वंश का आगे क्या होता है, तो यहाँ पे शासन होता है, ठीक है। तो मिथिला के कर्नाट वंश से यही कुछ प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं, आपको इसको याद करना चाहिए। सबसे पहला कर्नाट वंश की स्थापना कब हुई थी? 1097 में हुई थी। राजधानी कहाँ था? प्रथम शासक कौन था? अंतिम शासन कौन था? आक्रमण किसका हुआ? यही सब प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं बैनवार वंश, ठीक है। 14वीं सदी में आप देखोगे तो पूरी तरह से कर्नाट वंश का पतन हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो उसके बाद आप देखोगे मिथिला में अब बैनवार वंश 14वीं सदी में तिरहुत और मुसलमानों के अधिकार के पश्चात फिरोज तुगलक द्वारा एक नए राजवंश बैनवार वंश की स्थापना की गई, ठीक है। तो फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी, कौन से राजवंश का? तो बैनवार राजवंश का स्थापना किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना। बैनवार वंश में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिसमें महाराजा शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। क्या नाम है इनका? महाराजा शिव सिंह, ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध शासक थे। अब महाराजा शिव सिंह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके दरबार में विद्यापति जी रहते थे, ठीक है। तो महाराजा शिव सिंह के छत्रछाया में मैथिल कवि विद्यापति ने कृति लता कृति पटाका, ठीक, कृति लता भी है, कृति पटाका भी है, बहुत सारा चीज है। इनकी रचना जो थी कृति लता की रचना, ठीक है, महाराजा शिव सिंह के छत्रछाया में रहते हुए मैथिल कवि विद्यापति जी ने की थी, ठीक है। अब विद्यापति जी का जन्म की बात करेंगे तो वर्तमान में मधुबनी में, ठीक है, जगह है, गांव का नाम पता है क्या किसी को? बिस्पी की, क्या नाम है उसका गांव का नाम? बिस्पी, हाँ, ठीक है। तो इनका जन्म पूछा जाता है तो मधुबनी के बिस्पी गांव में इनका जन्म हुआ था। महाराजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। महाराजा शिव सिंह की बात करेंगे तो वैनवार वंश के मतलब क्या थे? तो प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में और
भारत पे अधिकार जमाने तो मुगलों और अफगानों के बीच में मतलब क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, मुगल और अफगान के बीच में, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, महेश ठाकुर का संस्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे चल के भी रहा। ठीक है, क्या नाम था उनका, महेश ठाकुर। तो महेश ठाकुर ने जिस वंश को संस्थापित किया उसको क्या बोलते हैं, दरभंगा राजवंश के तौर पे हम लोग जानते हैं। और इनसे एक व्यक्ति काफी अधिक प्रसन्न हो गया था, उसका नाम था अकबर। महेश ठाकुर के विद्वता से मतलब प्रभावित होकर, ठीक है, पुरस्कार स्वरूप ने मिथिला का राज दे दिया था। तो मिथिला का राज्य मतलब किसको मिल गया, महेश ठाकुर जी को मिल गया। ठीक है, किसने दे दिया, अकबर ने, उनके विद्वानता से काफी अधिक प्रसन्न हो गए। ठीक है, अब महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला के समाज और सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। ये महेश ठाकुर आगे तक आप देखोगे दरभंगा महाराज का राज तो आपका इंडिपेंडेंस तक रहेगा ना, तो ये महेश ठाकुर के वंशज ही मतलब रहेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित हुए, किसने मतलब मिथिला का राज उनको दे दिया था, क्या बताएंगे, अकबर। बिल्कुल अकबर ने। बनवार वंश के संस्थापक कौन थे, तो क्या बताएंगे, फिरोज। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बनवार वंश के प्रसिद्ध शासक कौन हुए, तो महाराजा शिव सिंह। विद्यापति महाराज। किनके दरबार में रहते थे, महाराजा शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह। कृति लता कृति पटाखा किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे, विद्यापति। विद्यापति। बिल्कुल ठीक है। दरभंगा राजवंश के संस्थापक कौन है, तो क्या बताएंगे, महेश ठाकुर। महेश ठाकुर। ठीक है, महेश ठाकुर ने वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। दरभंगा राजवंश में चंदेश्वर का काल 14वीं सदी माना जाता है। ठीक है, चंदेश्वर। ठीक है, चंदेश्वर ने, ठीक है, एक रचना की थी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 14वीं सदी की प्रारंभ में, ठीक है, कृत्य रत्नाकर की रचना की थी। किसकी, कृत्य रत्नाकर की रचना किसने की थी, चंदेश्वर ने की थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ किताब है इसलिए रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कृत्य रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु, हरि तथा शिव के उपासक थे। ठीक है, तो विष्णु के भी उपासक थे, हरि के भी उपासक थे और शिव के भी उपासक थे। ठीक है, तो मुझे तो ये समझना है विष्णु और हरि में क्या अंतर है, दोनों तो आई थिंक एक ही गॉड को कहा जाता है ना, एक ही भगवान है दोनों। ठीक है, हालांकि विष्णु, हरि और शिव के उपासक थे। और ये कृत्य रत्नाकर के रचयिता चंदेश्वर साहब ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो कृत्य रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है, चंदेश्वर। ठीक है, और चंदेश्वर किस वंश के शासक है, तो क्या बताएंगे, वैद्यवार। दरभंगा राज। डंडा नहीं है मेरे पास, अब फोन में पिटने का व्यवस्था नहीं होता, जब बच्चा की तरह समझा रहे दरभंगा राजवंश, अब फिर बनवार में जा रही है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मैंने पढ़ाया बिहार के संदर्भ में, ठीक है, मिथिला के कर्नाट, और यहाँ पे बनवार और दरभंगा स्टेट। ठीक है, दरभंगा राजवंश, ये बनवार से इनका संबंध नहीं है। ठीक है, बनवार तभी समाप्त हो जाएगा जब मुगल का जब वर्चस्व जब स्थापित होगा। अब मुगल के बाद आप देखोगे तो बनवार के बाद यहाँ पे आपको अफगान राजवंश आते हैं। ठीक है, जिसके शासक कौन थे, ये सब आ जाएंगे, क्या नाम है इनका, शेरशाह सूरी वगैरह। अब मुगलों से जब संघर्ष जब स्थापित होता है तो दरभंगा वगैरह एक तरह से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, और उसी समय मतलब महेश ठाकुर को दरभंगा का राजवंश संभालने की, ठीक है, वो मिलता है, अकबर से मिलता है, और उसी राजवंश के अंतर्गत ये सारे चीज डेवलप होता है। इसके बाद दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा राजवंश के बाद सीधे 1947 तक आप देखोगे तो दरभंगा स्टेट ही रहता है। ठीक है, दरभंगा स्टेट ही रहता है, स्वतंत्र रहता है, हालांकि ब्रिटिश के अंतर्गत आ जाता है। ये अभी तक दरभंगा स्टेट है, अभी भी आप जाओगे तो दरभंगा में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी दरभंगा स्टेट का। ठीक है, कामेश्वर प्रसाद यूनिवर्सिटी वगैरह वो कहाँ से आते हैं, दरभंगा राजवंश के, तो वो सब वंशज में थे सबके सब। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत काम किया दरभंगा राजवंश में। ठीक है, चाहे भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें इनका फंडेड है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर बीएचयू हो या फिर दरभंगा यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, सब में इनका फंड किया हुआ है। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए आधुनिक दरभंगा के विकास में दरभंगा राजवंश का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, समझ गए ना। उन्हीं का एक शासक जो थे चंदेश्वर, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, कृत्य रत्नाकर। तो दरभंगा राजवंश आप देखोगे, फिर मिथिला के क्षेत्र में आप देखोगे तो यहाँ के जो शासक जो होते थे, ठीक है, मुख्य रूप से प्रशासन ही नहीं चला, सबके सब विद्वान होते थे। ठीक है, वो बहुत सारे, सबके सब मिथिला के जो भी शासक हुए ना, चाहे कर्नाट से लेकर दरभंगा राजवंश तक की बात करें, सबके सब विद्वान थे। अब विद्वानों को मतलब क्या करते थे, तो विद्वानों को मतलब शरण भी देते थे। जैसे कि विद्यापति को शरण किसने दिया था, तो क्या बताएंगे, महाराजा शिव प्रसाद। महाराजा, बिल्कुल ठीक है, शिव प्रसाद। ठीक है, अब हम चलेंगे देखेंगे एक और राजवंश देख लेते, ज्यादा लंबा तो नहीं है, चेरो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि खत्म हो जाएगा
और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बिहार का, जिससे बहुत मजा भी आएगा, बहुत सारे प्रश्न भी रहते हैं, ठीक है। चेरो राजवंश, ये चेरो राजवंश है ना, ये बिहार में ही इसका उदय हुआ था, और ये एक ऐसा राजवंश है जनजातीय था, ठीक है। क्या था? जनजातीय राजवंश था, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका संघर्ष हमेशा मुगलों के साथ होता था। किसके साथ? मुगलों के साथ इसका बहुत समय तक संघर्ष हुआ, और इसका संघर्ष मुख्य रूप से मुगलों के साथ जहांगीर के शासन के दौरान होता है, ठीक है। तो चेरो राजवंश ध्यान में रखिएगा, जनजातीय वंश था। कैसा था? जनजातीय था। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो राज शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी थी, जो लगभग 300 वर्षों तक चला, बहुत लंबे समय तक चला था, ठीक है। और चेरो राजवंश झारखंड के क्षेत्र में ज्यादातर था। और शाहाबाद जिला में चेरो के 4 राज थे, एक नाम था घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम, ठीक है। इस शाहाबाद जिले में थे। शाहाबाद जिला जब टूटता है तो भोजपुर, आरा, ये सब जिला जो बना है ना, उस शाहाबाद के टूटने से ही बना है, ठीक है। 3-4 जिला आई थिंक इनसे बने, भोजपुर है, आरा है, और एक दो का नाम मैं भूल रहा हूँ। लेकिन उस समय जो शाहाबाद जिले में 4 राज्य जो थे, घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर, इन पे किनका अधिकार था? तो इन पे आपको ध्यान रखना है, चेरो का अधिकार था। कौन कौन है? फिर से बोल रहा हूँ, घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम। पहला राज घुघुलिया नामक चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय बिहिया था। दूसरा राज भोजपुर था, जिसका मुख्यालय डुमराव था। डुमराव से 1 मील दूर तिरावन में स्थित था। यहाँ का राजा सीताराम था, ठीक है। तीसरा राज का मुख्यालय कैमूर जिला का चैनपुर था, और यहाँ का राजा शालाबाहिम था। चौथा राज सासाराम था, जिसका मुख्यालय देव मार्कंडे था, और यहाँ का राजा फूलचंद था, ठीक है। तो 4 राज्य आपको हुआ करते थे चेरो के, ठीक है। शाहाबाद जिले में चेरो के 4 राज्य थे, घुघलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम। यही 4 राज्य का नाम आप ध्यान में रख सकते हो, तो आप रख लीजिए। बाकी तो और भी डिटेल्स दिया हो, जैसे घुघलिया में चेरो सरदार की बात करेंगे, जिसका नाम चेरो सरदार के हाथे में थे, जिसका नाम ही घुघलिया था। घुघलिया राज का ही नाम है, घुघलिया चेरो सरदार का ही नाम है, उसका मुख्यालय बिहिया था, ठीक है। दूसरा राज्य भोजपुर था, इसका मुख्यालय की बात करें डुमराव था, यहाँ का शासक की बात करेंगे तो सीताराम राय था। तीसरा राज्य का नाम क्या बताया था? तीसरा राज्य ध्यान रखेंगे चैनपुर था, जो कि कैमूर जिला में आता था। यहाँ का राजा जो था, या फिर यहाँ का सरदार की बात करेंगे तो शलाबाहिन था, ठीक है। अब बात की चौथा राज्य की बात की, चौथा राज्य सासाराम था, जिसका मुख्यालय, ठीक है, देव मार्कंडे था। यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा फूलचंद था, ठीक है। फूलचंद को जगदीशपुर मेले की शुरू करने का श्रेय जाता है। तो जगदीशपुर मेले शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसे जाता है? तो ध्यान में रखना है फूलचंद को, ठीक है। अब फूलचंद किसका शासक था? ध्यान में रखना है सासाराम का। किसका शासक था? सासाराम का शासक था, ठीक है। ये चेरो राज्य के अधीन ये चारों राज्य आते थे। पलामू के चेरो राजा में सबसे महान की बात करें कि मेदिनी राय था। मुख्यतः झारखंड से ही, अभी वर्तमान का पलामू झारखंड जो देख रहे हैं, वहीं से मतलब इनका प्रशासन चलता था, जिसका राज गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक विस्तृत था। मेदिनी राय का पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। अंततः 1660 में चेरो को मुगल सम्राट में मिला लिया गया। यही मैंने बताया, जहांगीर के समय चेरो के साथ मतलब मुगल के संबंध खराब होने लगते हैं, और चेरो राजा को जहांगीर जो क्या करता है ना, उसको कैद करवा देता है मुगल जेल में, ठीक है। तो चेरो राजा को बहुत दिन तक जहांगीर कैद करवा के भी रखता है, ठीक है। तो 1660 में पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में मतलब इनको क्या किया गया? मिला लिया गया, ठीक है। हालांकि अगर पूछा जाएगा सबसे प्रसिद्ध अगर चेरो राजा कौन था, तो सबसे प्रसिद्ध चेरो राजा की बात करेंगे तो मेदिनी राय था, ठीक है। कौन था? मेदिनी राय, ठीक है। तो बहुत कुछ इससे नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है चेरो राज्य का पाल के बाद इसका स्थापना होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी थी, 300 वर्षों तक चली थी। और दूसरी बात अगर आपको ये भी अब ध्यान में रखना चाहिए, तो चेरो राज्य की बात करेंगे तो ये पहला जनजातीय राज्य था, ठीक है। और शाहाबाद की बात करें जो कि बिहार के क्षेत्र में था, और यहाँ पे आप देखोगे तो इनके 4 राज्य थे। शाहाबाद जिला के अंतर्गत इनके 4 क्षेत्रों में इनके राज्य था, घुघलिया, भोजपुर, चैनपुर, सासाराम, जो कि चारों राज्य की बात करेंगे तो 4 सरदार के हाथों में था, जो कि चेरो साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। इनके जो सबसे परिचित शासक की बात करें, मेदिनी राय था, ठीक है। और मेदिनी राय का पुत्र प्रताप राय बना, जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए, और उसके बाद मतलब क्या किया गया? मुगल के अधीन मतलब चेरो साम्राज्य को कर लिया गया 1660 में, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो भोजपुर के, ठीक है,
उज्जैन वंशीय राजवंश, अंतिम में हम लोग नुहानी के ऊपर चलेंगे, जहाँ पे शेरशाह सूरी वगैरह इन सब के बारे में, दरिया खान नुहानी ये सब देखेंगे। और उसके बाद कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, जिसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, और साथ में हमारा एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की क्लास क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमारा क्या होगा, प्राचीन भारत समाप्त हो रहा है। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया हुआ है 50 के आसपास होंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको लगा के आ सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगा के आना। 50 नहीं, 50 से ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। ठीक है, 90 के आसपास है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग इसको कंक्लूड सेशन करेंगे और हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार फिर से पढ़ाऊंगा प्राचीन भारत, डोंट वेरी, बिहार फिर से चलेगा। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपका बिहार वगैरह होता ही रहेगा। ठीक है, नया वाला किताब अगर आ जाता है तो देखेंगे, और नहीं तो किसी नोट से एक बार और बिहार पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन कल ये समाप्त हो गया, परसों से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री